बच्चों आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल बता रहे थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैंने कहा कि जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए फिगर में ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया जा रहा है, पैरेलल इक्वल लाइन से दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर लटकाया जाएगा तो डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज बिकम परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड, हमेशा अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, हमेशा अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। क्यों ऐसा है? तो आपको समझ आना चाहिए कि हमेशा फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होता है। तो क्या होगा, एक एग्जांपल से समझाएं। जैसे मान लो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और ये फील्ड है, और अगर यहाँ पर कोई मटेरियल इस तरह रखा जाएगा, इस तरह लटकाया गया, तो अब देखिए होगा क्या कि फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होगा। फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और ये नॉर्थ के सामने तुरंत नॉर्थ बनेगा, साउथ के सामने तुरंत साउथ बनेगा, अपोज करेगा, इसको अपोजिट मैग्नेटाइजेशन होगा। ये अपोज करेगा तो नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल कर देगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, भागेगा यहाँ से, भागेगा तो क्या होगा, फिर पलट जाएगा, और जब पलटेगा फिर वही हो जाएगा, क्योंकि फील्ड में ही मैग्नेटाइज होता है। जैसे मैंने कहा देखिए इधर ये हमने एक पेन के हिसाब समझा, इधर वाली ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ के सामने ये नॉर्थ बन जाएगा, साउथ के सामने साउथ बनेगा, तो ये भागेगा यहाँ से, रिपेल होकर भागेगा, और जब उधर पहुंचेगा, जो उधर पहुंचेगा फिर साउथ है तो साउथ बन जाएगा, और नॉर्थ नॉर्थ बन जाएगा, तो ये फिर रिपेल कर जाएगा। तो ये फिर अगर रिपेल कर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये बेचारा सामने तो नहीं रह पाएगा, मैक्सिमम वहां भागेगा जहां पर ये परपेंडिकुलर है, जहां ये सबसे मिनिमम एनर्जी के क्राइटेरिया में रह पाता है। इस तरीके से ये हमेशा परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करने का प्रयास करता है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ये वही हाल है कि जब टीचर कहीं पहुंच जाता है, तो कमजोर बच्चा होता है सबसे कोने में भागता है, वो जो अच्छा बच्चा होता है तो सामने आ जाता है, लेकिन जो कमजोर बच्चा होता है सबसे कोने में जाकर बैठेगा, सब वहां पर वो जाएगा जहां पर उस पर सबसे कम फोर्स लग रहा होगा या सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट हो जा रहा होगा। तो डायमैग्नेटिक क्योंकि अपोजिट मैग्नेटाइज होता है, तो वहां पर जाके सेट होगा जहां पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहां पर इसका मैग्नेटाइजेशन सबसे कम हो रहा होगा। तो लार्जेस्ट एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। सेकंड कंडीशन, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी है व्हेन a diamagnetic substance kept in non-uniform, अभी तक यूनिफॉर्म था, non-uniform magnetic field, kept in non-uniform magnetic field, then it has tendency to move from strong field to weak field। इसमें टेंडेंसी होती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करता है। जैसे मान लो ये कोई बर्तन ले लीजिए, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ऐसा रख दिया गया, और यहाँ पर एक लिक्विड है, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, क्या चीज है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये लिक्विड की टेंडेंसी होगी भागने की वहां जहां पर फील्ड कमजोर होगी, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागती है। फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, इन पोल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, कमजोर कहाँ है, तो बीचों बीच सबसे दूर जाने पर ही सबसे कमजोर है। तो ये लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि अपने आप को ये एडजस्ट करे, ऐसे एडजस्ट करे, ऐसे
ऐसे एडजस्ट करते हैं, सारा का सारा मटेरियल के बीच में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और अगर ये पोल हम सरका के बीच में ले आए तो क्या होगा, दूसरा केस, अगर ये पोल हम आसपास कर दें ऐसे ऐसे रहेंगे, अब बीच में फ्लूइड स्ट्रॉन्ग हो गया, अब कहां भागेगा ये, अब ये किनारों पर भाग जाएगा, अब बीच में ये कम हो जाएगा और इसमें टेंडेंसी हो जाएगी किनारों पर भाग जाएगी, किनारे में भाग जाने की टेंडेंसी होगी। ये समझाने का मैंने प्रयास किया कि वन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस kept in a non-uniform magnetic field, then it had a tendency to move strong field area to weak field area। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तीसरी बात बोलने चल रहा हूं मैं, थर्ड प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी लिखने को आएगी एग्जाम में, तो आप प्रॉपर्टी लिख पाए। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, रिलेटिव permeability of diamagnetic substance is always less than unity, is always less than यूनिटी। म्यू आर की वैल्यू बी बाई बी जीरो होगी, बी बाई बी जीरो। बी क्या है, विजिबल फील्ड अंदर बन गई, बी जीरो क्या है, अप्लाइड फील्ड ना, क्योंकि हम जानते हैं कि बी क्या होता है, बी जीरो प्लस बी एम होता है, और यहां पर जो बी एम होता है वो अपोजिट मैग्नेटाइज होता है, तो बी जीरो से कम ही हो जाता है। हियर बी इज लेस देन बी जीरो, देन म्यू आर इज लेस देन 1। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और क्या चीज, नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, Number 4th property, the magnetic susceptibility of diamagnetic substance has a small negative value. The magnetic susceptibility of diamagnetic substance has a small मैंने हल्का मैग्नेटाइज हो रहा है, स्मॉल निगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों, क्योंकि अपोजिट मैग्नेटाइज होता है, ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव हो जाती है इसकी और स्मॉल हो जाती है, ध्यान रखिएगा। पांचवी और अंतिम प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, देखिए दो मैंने थ्योरेटिकल बताई मैंने आपको, अब 3 मैथमेटिकल बता रहा हूं, एक परमेबिलिटी, दूसरा ससेप्टिबिलिटी। अब तीसरी बात करने चल रहा हूं, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of diamagnetic substance does not change with variation of temperature। टेम्परेचर बदलने के साथ साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहां मामला अलाइनमेंट का नहीं है, यहां पर
इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो जब एटम में, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एटम ऑलरेडी मैग्नेट ही नहीं था, एटम ऑलरेडी मैग्नेट ही नहीं था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है, दूसरे की घटती है लॉरेंज फोर्स लगने के नाते से, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है जो अपोजिट मैग्नेटाइजेशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होता है इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। टेम्परेचर का जो लेना देना होता है वो एटम के स्ट्रक्चर से होता है, एटम के बेसिक अलाइनमेंट से होता है, मॉलिक्यूल से होता है। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन केवल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स पे डिपेंडेंस होता है, सेंटीमीटर फोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इस तरह टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन होता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बढ़ना है ना घटना है। जबकि पैरा वाले में ऐसा नहीं होगा, पैरा में तो अलाइनमेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे अलाइनमेंट घट जाएगा, मैग्नेटिज्म घटता है। ये कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। उम्मीद है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में आपने समझा होगा, जाना होगा, और जब एग्जाम में आएगा उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़िए, समझिए, वीडियो देखिएगा, फिर जो आपको जरूरत होगी वो कमेंट करिएगा। अगर तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the largest axis becomes parallel to external field in equilibrium। क्यों एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल हो जाता है? इसके पैरेलल हो जाता है क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही तो अलाइन होता है, तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मिल जाए आराम से, क्योंकि सेम मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, अपोजिशन नहीं हो रहा बल्कि सपोर्ट हो रहा है। तो इसलिए लार्जेस्ट एक्सिस जो है वो अलोंग द फील्ड होती है मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन पाने के लिए। तो ये फील्ड के पैरेलल ही एडजस्ट हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो ये है दैट मटेरियल हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक फील्ड, मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रांग फील्ड। वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड में जाने की टेंडेंसी रखता है, उधर जाने की प्रॉपर्टी रखता है कि वहां पहुंच जाए जहां पर मुझे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मिल रहा हो या जहां मैक्सिमम स्ट्रांग से स्ट्रांग फील्ड हो, क्योंकि इसका सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है। तीसरी, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। क्योंकि परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, नेट फील्ड इनसाइड मटेरियल अपॉन अप्लाइड फील्ड B by B0, और नेट फील्ड कितना होती है, अप्लाइड फील्ड प्लस मैग्नेटाइज्ड फील्ड। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि B इज ग्रेटर देन B0 होता है, उसमें कुछ ज्यादा मैग्नेटाइज होता है हल्का सा, इसलिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा हो जाती है। ये भी बात आपको ध्यान में आ गई होगी, क्योंकि B इज ग्रेटर देन B0। चौथी प्रॉपर्टी क्या है भाई आपकी, कि द मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज अ स्मॉल, फिबली मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि बहुत अच्छा अलाइनमेंट नहीं मिल पाता, सारे एटम एक साथ मैग्नेटाइज होना ऐसा नहीं होता है। थर्मलाइजेशन नाते कुछ अलाइन नहीं हो पाते, हाँ अप्लाइड फील्ड नाते कुछ अलाइन हो जाते हैं, हल्का सा मैग्नेटाइजेशन मिलता है। अगर हल्का सा मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है तो सस्टेनेबिलिटी भी स्मॉल होगी, और चूंकि फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो रहा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इसके अलावा मैंने बताया कि टेम्परेचर के जो प्रोपोर्शनल होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अलाइनमेंट घटेगा, अलाइनमेंट घटेगा हमारी सस्टेनेबिलिटी घट जाएगी। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल सीखा था, उसी की डिट्टो कॉपी लेकिन थोड़ा सा अपोजिट लेते हुए नेचर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जान चुके हैं। तो पैरामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज थी, फिबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उससे आगे बढ़ के ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डोमेन स्ट्रक्चर। डोमेन कॉन्सेप्ट वीन्स ने क्लियर किया था, साइंटिस्ट वीन्स तक बताया था, और हम इस पर डिटेल में आप लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ पर भी जो भी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है वही स्ट्रांगली ये शो करता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है, बट लार्जेस्ट एक्सिस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है, दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दैट लार्जेस्ट एक्सिस बिकम्स पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इक्विलिब्रियम। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है तो दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बीच में, सारा बीच में आता है, और यहाँ पर किनारों पर स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ किनारे भाग गया, बीच में भाग खड़ा हुआ, बीच में से नहीं है कोई, क्योंकि वहां वीक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाता है, दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। इसके अलावा आप जानते हैं परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल अपॉन अप्लाइड फील्ड B by B0, और यहाँ पर जो B है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B0, तो जो म्यू आर की वैल्यू होती है भी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाती है, बात भी समझ में आ गई होगी। चौथी बात, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैव अ लार्ज वैल्यू, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा, वहां पर पैरा में क्या था, स्मॉल था, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और पैरामैग्नेटिक में अलाइनमेंट की बात थी, एटम इंडिविजुअली अलाइन हो रहे थे, यहाँ पूरा का पूरा ग्रुप घूम रहा है, पूरा का पूरा डोमेन घूम रहा है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ा बहुत बदलता है अलाइनमेंट में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डिक्रीज होता है मैग्नेटिज्म, इसीलिए आपके लैब में आपसे कहा था मैग्नेट मत पटकिए, मैग्नेट मत रगड़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन घटता है उसका, तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे पैरामैग्नेटिक था वैसे नहीं, डिक्रीज होता है, रिलेशन कुछ और है, इस पर हम लोग अभी आगे कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी। देखिए वीडियो ध्यान से समझिए, जहाँ जो दिक्कत है बताइए। गुड लक बच्चों।